presence of AIR 32,000 in AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where चलिए, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। यहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालने के लिए बेसिकली जो हम मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड मोमेंट एरिया मेथड, एंड थर्ड स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड। Now let's start with the double integration method. ये डबल इंटीग्रेशन मेथड बस मेरे को पता होना चाहिए गेट के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड का एडवांटेज ये है कि इट गिव्स द इक्वेशन फॉर slope and deflection for beam। डबल इंटीग्रेशन मेथड में एडवांटेज ये है कि आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाता है। इक्वेशन मिल जाएगा, उससे क्या होगा, आपको स्लोप का इक्वेशन मिल गया, स्लोप का इक्वेशन मिल गया फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में। तो आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लोगे, डिफ्लेक्शन निकाल लोगे, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लोगे। करेक्ट है। लेकिन ये मेथड जो है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है। तो गेट में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं डबल इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बेसिक मेरे को पता होना चाहिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से। डबल इंटीग्रेशन मेथड है क्या, m अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू m अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस मेथड से, डबल इंटीग्रेशन मेथड से, अगर मेरे को, पहले आप ये समझ लो कि डिफ्लेक्शन होता क्या है और स्लोप क्या होता है। ये एक बीम है, इस पे अगर मैं मोमेंट लगाऊंगा तो क्या होगा,
ये बीम जो है वो बेंड डिफ्लेक्ट होगी, करेक्ट है। तो मीन लाइन से जो इसका वेरिएशन हुआ इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, वाई, करेक्ट। और अगर इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसके डिफ्लेक्टेड कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये स्लोप जो मेरे को मिलेगा उसको हम कहते हैं थीटा। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन ये दो चीजें मेरे को कैलकुलेट करनी है, करेक्ट है। ये है एक्स, राइट। अब मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। यहां पे एक पॉइंट लोड लगा है इस बीम पे, इसके लिए मेरे को स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकालना है। मेरे पास क्या इक्वेशन है, एम अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को m फाइंड आउट करना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या m का इक्वेशन आएगा, हाँ पी एक्स या माइनस पी एक्स जो भी आप चाहो, माइनस पी एक्स अपन ले लिए, ठीक है। अब इतना हो गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मेरे को क्या मिल गया, माइनस पी एक्स अपॉन ई आई इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। इसको अपन एक बार इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू ई आई प्लस सी वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट द स्लोप, करेक्ट है। दोबारा इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, दोबारा हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी हमको क्या मिला था, स्लोप मिला था डी माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई टू ई आई प्लस सी वन, राइट, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे को y का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या इक्वेशन मिला, माइनस पी एक्स क्यूब अपॉन सिक्स ई आई प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, कहाँ सॉल्व हुई, अभी आपके पास दो अननोन है सी वन और सी टू। तो अब सी वन और सी टू को निकालने के लिए मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए। क्या है बाउंड्री कंडीशन बताओ, हाँ क्या, जीरो से एल, चलो एक मेरे को इक्वेशन मिला, देखो यहां से अपन एक्स काउंट किए, ये लेंथ ऑफ बीम एल है। तो व्हेन एक्स इक्वल टू एल होगा, एक्स इक्वल टू एल होगा तो y इक्वल टू जीरो होगा। एक इक्वेशन ये मिली मेरे को, करेक्ट है। इससे तो काम चलेगा नहीं, और क्या चाहिए, एक इक्वेशन और चाहिए। ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, राइट, यहां पे स्लोप क्या है, x इक्वल टू एल पे, हाँ तो x इक्वल टू एल पे मेरे को डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो मिलेगा। दो बाउंड्री कंडीशन आ गई, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, फॉर फिक्स्ड एंड स्लोप एंड
डिफ्लेक्शन, या फॉर नहीं आएगा, एट कर लीजिए इसको, एट फिक्स्ड एंड, एट फिक्स्ड एंड, at fixed end, slope and deflection will always जीरो। फिक्स्ड एंड है तो वहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा। करेक्ट है। तो अब हमारे पास मेरे पास इक्वेशन है x इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन मेरे को क्या मिली थी, देखो x इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से मेरे को मिल गया C1 का वैल्यू। व्हाट इज C1? I got the value of C1 equal to PL cube upon, अच्छा सॉरी, PL स्क्वायर अपॉन 2EI, राइट। चलिए, तो अब मेरे को मिला y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स क्यूब अपॉन 6EI प्लस PL स्क्वायर अपॉन 2EI x प्लस C2। इज दैट क्लियर? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? x इक्वल टू एल, y इक्वल टू जीरो। तो यहां पे मेरे को मिल गया एट x इक्वल टू एल y इक्वल टू जीरो, सो आई गॉट जीरो इज इक्वल्स टू माइनस पी एल क्यूब अपॉन 6EI प्लस पी एल क्यूब अपॉन 2EI प्लस C2। इज दैट क्लियर? तो क्या वैल्यू आ गई C2 की? माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3EI। इज इट करेक्ट? यस नो? चलिए, तो अब मेरे को पूरा इक्वेशन मिल गया y का, और स्लोप का भी मिल गया। I got the value of C2 equals to माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3EI। करेक्ट है। अब बेटा मेरे को y का इक्वेशन मिल चुका है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं, मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकता हूं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये यूज कब आएगा? जब मेरे को डिफ्लेक्शन का कर्व प्लॉट करना होगा। अगर मेरे को डिफ्लेक्शन का कर्व प्लॉट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन का कर्व प्लॉट करने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है वो यूजफुल है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले 2 बार इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद फिर 2 बाउंड्री कंडीशन के लिए उसको सॉल्व करो, राइट। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अल्टीमेटली देखो, मेरा इंटरेस्ट मैक्सिमम टाइम क्या होता है? मेरा इंटरेस्ट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने का होता है, या फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना होता है। करेक्ट है। तो अभी डबल इंटीग्रेशन मेथड से मेरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना मिला?
काहे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यार, x इक्वल टू 0 पे मिल जाएगा ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तुमको मिल गया x इक्वल टू 0 पे, एंड दैट इज PL क्यूब अपॉन 3EI, राइट। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द थीटा मैक्सिमम, राइट। क्या वैल्यू आएगी थीटा मैक्सिमम की, कहां पे होगा थीटा मैक्सिमम, वो भी x इक्वल टू 0 पे होगा। तो थीटा की इक्वेशन अपने पास में आई थी C1 x इक्वल टू 0, तो दैट इज PL स्क्वायर अपॉन 2EI। तो थीटा मैक्सिमम मेरे को मिल गया PL स्क्वायर अपॉन 2EI। इज दैट क्लियर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे को 4-5 स्लाइड का इस्तेमाल करना पड़ा। ये मेथड मेरे को आनी चाहिए, लेकिन गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो प्रैक्टिस के लिए हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हाँ क्या हुआ बोलो। अरे यार मैंने EI को इग्नोर कर दिया है क्या। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है। भाई आई यहाँ पे आया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना पड़ेगा ना, इसमें डाउट क्या है। अरे जो भी बीम दिया होगा उसका आई निकाल के रखना ही पड़ेगा यार। जब फॉर्मूले में आ रहा है आई तो उसको इग्नोर कैसे कर दोगे। व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, करेक्ट है ना। तो वो तो रखना ही पड़ेगा ना, जब फॉर्मूले में आ रहा है आई। तो जब वैल्यू निकालोगे तो आई की वैल्यू आपको पुट करनी ही पड़ेगी, उसमें कौन सा डाउट वाला सवाल है। चलो लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन in both the conditions. ये वाले क्वेश्चन में कैसे बनाओगे। ठीक है निकाल लिया रिएक्शन। देखो समझो बात को, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहां पे पूरा एक ही इक्वेशन मेरे को बेंडिंग मोमेंट का मिल रहा है A टू B। यहां पे A टू C एक इक्वेशन आएगी और C टू B दूसरी इक्वेशन आएगी, करेक्ट है। हाँ जी चलो A टू C एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आप निकालोगे MAC के लिए, राइट। MAC की जो इक्वेशन आई MAC अपॉन EI इक्वल्स टू D स्क्वायर वाई अपॉन DX स्क्वायर, करेक्ट है। इस इक्वेशन को आप 2 बार इंटीग्रेट करोगे, दूसरी इक्वेशन तुम्हारी आएगी MCB अपॉन EI इक्वल्स टू D स्क्वायर वाई अपॉन DX स्क्वायर, राइट। इस इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट किए, 2 बाउंड्री कंडीशन लगेंगे। इसको भी CB वाली जो इक्वेशन है इसको भी 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 बाउंड्री कंडीशन लगेंगे, यानी कि टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन चाहिए।
अब चार बाउंड्री कंडीशन क्या होगी यहां पे? एक मेरे को मिला है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0। दूसरा मेरे को मिल गया x इक्वल टू l, y इक्वल टू 0। दो और दो इक्वेशन कहां से आएंगे? हाँ, क्या क्या क्या? सी पे स्लोप 0 होगा? नहीं, अगर ये सेंटर पे लगा होता तो तुम्हारी बात सही होती। सेंटर पे लगा होता तो ये बात सही होती, तो ये वाले कंडीशन नहीं मिलेगी तुमको। देखो, दो बाउंड्री कंडीशन और जो चाहिए वो मैं कहां से निकालूंगा? एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a, थीटा की कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी? थीटा AC वाली या थीटा CB वाली? CB वाली क्यों नहीं होगी बेटा? पॉइंट x इक्वल टू a, ये पॉइंट C आया ना, तो दो इक्वेशन तुम्हारी आ रही है, एक थीटा AC की और एक थीटा CB की। तो कौन सी इक्वेशन पॉइंट C पे वैलिड होगी? दोनों होगी, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा AC से जो मेरे को मिलेगा वही मेरे को थीटा CB से मिलेगा। ये मेरा तीसरा बाउंड्री कंडीशन आ गया। चौथा, y AC से जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वही मेरे को y CB से मिलेगा। तो दीज आर द फोर बाउंड्री कंडीशंस, राइट? बट दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि एक्चुअली एक ही बीम है, तो एक बीम को सॉल्व करने के लिए मेरे को दो ही बाउंड्री कंडीशन से ही सॉल्व कर सकता हूं मैं इस सवाल को। चार बाउंड्री कंडीशन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमको एक फंक्शन सीखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सिंगुलर फंक्शन। सिंगुलर फंक्शन, सिंगुलर फंक्शन मतलब एक फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन जो पूरे बीम के लिए वैलिड होगा, राइट? कैसे लिखेंगे इसको, चलो देखते हैं। या इसको अपन यहां पे मूवमेंट के लिए कितनी इक्वेशन मेरे को निकालनी पड़ेगी? ए बी के लिए मूवमेंट की इक्वेशन क्या होगी? ए बी के लिए मूवमेंट की इक्वेशन आर ए इंटू एक्स, करेक्ट है। बीसी के लिए मूवमेंट की इक्वेशन क्या होगी? आर ए इंटू एक्स माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस वन, करेक्ट है। ऐसे ही मैं सी डी के लिए निकालूंगा और मैं डी के लिए निकालूंगा, करेक्ट है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं सिंगुलर फंक्शन की, यानी कि एक इक्वेशन जो पूरे बीम के लिए वैलिड रहेगी, राइट? अब मैं एक्स का एक्स जो है मैं पॉइंट ए से ले रहा हूं। अब पॉइंट ए से सबसे फार्देस्ट सेक्शन कौन सा है? डीई, राइट? तो आपको ए बी के लिए इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बीसी के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, सी डी के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इक्वेशन किसके लिए लिखोगे? डीई सेक्शन के लिए लिखोगे। चलो अब अपन लिखते हैं डीई के लिए इक्वेशन।
बताओ क्या इक्वेशन आएगी डी के लिए? आर ए इंटू एक्स। अब जो भी आप एक्स का टर्म लिखोगे ना उसको इस पैरेंथेसिस में डालना, राइट। आगे माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस वन, राइट। माइनस पी टू इंटू एक्स माइनस टू माइनस पी थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। बच्चों ये पैरेंथेसिस के अंदर जो नेगेटिव नंबर आएगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। चलो अगर मान लो मैं x इक्वल टू 0.5 रखता हूं, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो नेगेटिव नंबर आएगा वो जीरो हो जाएगा। मैं x की वैल्यू 0.5 रखता हूं, क्या इक्वेशन मिलेगी मेरे को? आर ए इंटू 0.5, आगे सब जीरो हो जाएगा। यानी कि ए बी का इक्वेशन मेरे को मिल गया, करेक्ट है। बीसी के लिए मेरे को क्या इक्वेशन मिलना चाहिए था? आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस वन। मैं यहां पे x की वैल्यू पुट कर लेता हूं 1.2, क्या इक्वेशन आया? आर ए इंटू 1.2 माइनस पी वन इंटू 0.2, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, करेक्ट है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप निकालोगे सिंगुलर फंक्शन। तो यहां पे सिंगुलर फंक्शन क्या बनेगा? यहां से x ले रहे हो तो सिंगुलर फंक्शन जल्दी बताओ क्या बनेगा? आर ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए, करेक्ट है। तो इसी इक्वेशन को आप दो बार इंटीग्रेट करोगे और दो बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एल पे y इक्वल टू एल लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चार बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? आई बात समझ में? बट ये बस मेथड है जो मेरे को पता होनी चाहिए। गेट के एग्जाम में डबल इंटीग्रेशन मेथड से सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, प्रोसेस मेरे को पता होनी चाहिए, दैट्स राइट। लेकिन गेट में डबल इंटीग्रेशन मेथड से सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज मूवमेंट एरिया मेथड। मूवमेंट एरिया मेथड, simplest method for first cantilever beam and symmetrically loaded simply supported beam। देखो किसी भी मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पे मेरे को सही मेथड का सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकूं। कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोमेंट एरिया मेथड से आसान कोई और मेथड नहीं है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी अच्छी है, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन कैंटिलीवर के लिए सबसे आसान है मोमेंट एरिया मेथड, और इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड तो ऐसी मेथड है जिसको आप ऑलमोस्ट हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड में मेरे पास दो थ्योरम है। पहला है थ्योरम वन, दैट इज थीटा ए माइनस थीटा बी इक्वल्स टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई। What is delta AB?
एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम from A to B. What is theta A and theta B? नहीं, theta A and theta B are slope at A and B. दोस्तों ये जो थ्योरम है ये आपको किसी पॉइंट पे स्लोप बता रहा है क्या? किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप दे रहा है क्या? डिफरेंस दे रहा है, राइट? लेकिन कैंटिलीवर के लिए ये डायरेक्ट आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। बताओ कैसे? हाँ, कैंटिलीवर के लिए देखो, अगर मैं कैंटिलीवर के लिए इसको अप्लाई करता हूं तो मेरे को डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि मेरे को पता है कि स्लोप जीरो कहां पे हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो मैं क्यों बोला कैंटिलीवर के लिए सबसे आसान है ये। अब ये कैंटिलीवर है, अब ये ए, ये पॉइंट बी ले लो आप, राइट? अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है? थीटा ए माइनस थीटा बी इक्वल्स टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई। करेक्ट है। अब मैं फॉर कैंटिलीवर इस फॉर्मूले को लिख लेता हूं। फॉर कैंटिलीवर मैं इस फॉर्मूले को सीधा लिख लेता हूं, थीटा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई, वेयर ए क्या है? इज द पॉइंट वेयर, कोई भी पॉइंट जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है, वेयर स्लोप नीडेड ए, मेरे पास फॉर कैंटिलीवर डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ गया, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई, जहां पे ए क्या है? जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वो, और बी क्या होगा? B is fixed end. B will always be fixed end. राइट? अब देखो क्या चुटकी में अपना सवाल सॉल्व होता है। इसके लिए अपन स्लोप निकाले थे, मैक्सिमम स्लोप कितना आया था? चलो छोड़ो, अभी निकाल लेते हैं। इधर देखो, मैक्सिमम स्लोप कहां पे आएगा? ए पे आएगा, तो थीटा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हो गया थीटा ए, करेक्ट है, एंड थीटा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई। व्हाट इज डेल्टा ए बी? एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्या बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? हाँ अंकित, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या आया था? पी एक्स ना। तो कैसा बनेगा? ये आया ना इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आया पी एल, करेक्ट है। तो बोलो थीटा ए कितना आया? डेल्टा ए बी कितना आ रहा है? 1/2 एल इंटू पी एल अपॉन ई आई। तो थीटा ए मेरे को डायरेक्टली मिल गया पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को अपन जब उसमें सॉल्व कर रहे थे तो कम से कम 2 या 3 मिनट अपने को लगेगा यहां पहुंचने के लिए। करेक्ट। चलो, यहां पे भी मैक्सिमम स्लोप जो है वो पॉइंट ए पे आएगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा?
ऐसा पैराबोला आएगा, करेक्ट है। ये लेंथ एल है, ये मेरे को कितना मिलेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, राइट। अब यहां पे अपन आते हैं इस पैराबोला पे, उससे पहले अपन दो पैराबोला मिल रहा है, A1 और A2, राइट। दिस इज A and this is B, right? What is the area of parabola 1? Area of parabola 1 is 1 by 3 AB, right? What is the area of parabola 2? 2 by 3 AB, करेक्ट है। अब पैराबोला 1 का जो सेंट्रॉइड आएगा वो x1 में ले लेता हूं, डायग्राम ड्रॉ करो ये, एंड x1 इक्वल्स टू b बाई 4, what is x1? Centroid of A1, centroid of A2 is x2। अब x2 होगा या तो 3/8 या 5/8, बताओ क्या होना चाहिए। x2 इज 3/8 और 5/8, दो में से कोई एक नंबर आएगा। 5/8 होगा, क्यों? क्योंकि यार ज्यादा एरिया इस साइड में है, तो जो सेंट्रॉइड आएगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, तो यहां से क्या हो गया, ये 5/8 B, करेक्ट है। इस साइड से कैलकुलेट करूंगा तो, इस साइड से कैलकुलेट करूंगा तो 3/8 हो जाएगा, राइट। यहां से A1 को अगर मैं इस साइड से कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 B हो जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए, तो अभी ये पैराबोला का मेरे को, ये इस लोडिंग डायग्राम का मेरे को थीटा ए निकालना है। क्या होगा थीटा ए? डेल्टा ए बी अपॉन ई आई। टेल मी व्हाट इज डेल्टा ए बी? वन बाई सिक्स। 1/6 कहां से आ गया मेरे भाई? 1/3 इंटू एल इंटू WL² बाई 2, करेक्ट है। तो थीटा ए कितना आ गया, WL³ अपॉन 6EI। देखो इतना ही आया था, डबल इंटीग्रेशन मेथड से इतना ही आंसर आया था। तो ये तो बात हो गई अपना कैंटिलीवर के लिए डिफ्लेक्शन, सॉरी स्लोप कैलकुलेट करने की। लेकिन एग्जाम में मोस्टली मेरे को डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आता है, तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा थ्योरम 2। किस लेटर से रिप्रेजेंट करें इसको? एक्स हो गया है, वाई हो गया है, जेड ले लेते हैं।
नोट करा। अब यहां पे z का मतलब समझो। देखो सबसे पहले x से लिख लो, एक्स ए इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ डेल्टा ए बी। व्हाट इज डेल्टा ए बी? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ए बी फ्रॉम पॉइंट ए। इसको, इस टर्म को जो हम लिखे हैं ना, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। इसको हम कहते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। राइट? देखो डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स से लिया हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स बी, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, मूवमेंट अबाउट बी। करेक्ट है बच्चों? यहां पे मैंने जो z लिया है वो उसमें ए बी का मूवमेंट लिया है, किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट लिया है। करेक्ट है? तो अब यहां पे z का मतलब समझो, मूवमेंट किसके अबाउट लिया है? तो z का मतलब है डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन ऑफ एक मिनट ना, टेंजेंट ऑन पॉइंट बी मूवमेंट मैंने ए के अबाउट लिया है, तो टेंजेंट ऑन डिफरेंस बिटवीन द z is the difference between मूवमेंट मैंने लिया है ए के अबाउट, देन द टेंजेंट वुड बी ऑन बी। डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट ऑन मूवमेंट मैंने लिया है ए के अबाउट, तो टेंजेंट ऑन बी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए। बच्चों इस बात को अब समझो। अब यहां पे मैंने लिखा था डेल्टा ए बी इंटू एक्स बी, तो यहां पे अब z का मतलब क्या हो जाएगा? मूवमेंट देखो किसके अबाउट मूवमेंट लिया है मैंने, यहां पे मैंने किसके अबाउट मूवमेंट लिया था, तो टेंजेंट मैंने किस पे ड्रॉ किया? यहां पे मैंने मूवमेंट ए के अबाउट लिया था, तो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा बी पे। करेक्ट है? और ए के डिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस मेरे को मिलेगा। करेक्ट? तो डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स बी का मतलब क्या होगा? टेंजेंट ए पे ड्रॉ करेंगे और बी के डिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस मेरे को मिलेगा। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो जरा,
यानी कि ये z का वैल्यू यहाँ पे, ये जो डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो, करेक्ट है, और बी के डिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू क्या? इंटू एक्स बी। एक्स बी क्यों? क्योंकि टेंजेंट में करने कहां पे डाला है? ए पे ड्रॉ किया है, करेक्ट है। क्या मेरे को इससे किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन मिल रहा है क्या? ए का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, कैसे भैया? ए का डिफ्लेक्शन तो ये है, वाई है, किसी का नहीं मिल रहा है, लेकिन कैंटिलीवर में थोड़ा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। कैंटिलीवर में थोड़ा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, करेक्ट है। अगर मैं निकालूं डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए, क्या मिलेगा मेरे को? मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लिया है तो टेंजेंट कहां पे ड्रॉ होगा? बी पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये बी का टेंजेंट आया, और बी के बी पे टेंजेंट और ए के डिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस मिलेगा ये मेरे को। आ रही है बात समझ में? क्या लिखा है मैंने? डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए। एक्स ए लिखा है मतलब टेंजेंट कहां ड्रॉ करूंगा? ए लिखा है मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया बी पे, ये आ गया टेंजेंट बी पे, राइट। बी पे टेंजेंट और ए के डिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस ये जेड दे रहा है, और यही तो वाई ए भी है, यही तो वाई ए भी है। तो कैंटिलीवर के केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जा रहा है डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने का, हर जगह ऐसा नहीं होगा। थ्योरम 2 आपको किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन कैंटिलीवर में मेरे को डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मिल जा रहा है। तो कैंटिलीवर का अब मैं फॉर्मूला क्या बना दूं? वाई ए यानी कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए करूंगा, करेक्ट है। ए क्या है? माइनस क्यों कर रहा है भाई? तू किसको माइनस कर रहा है? अरे ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन है, तो ये डिफरेंस मेरे को मिल रही है, ये डिफरेंस मेरे को मिल रही है, एंड दिस डिफरेंस इज व्हाट? इज इक्वल टू वाई है। आ रही बात समझ में? भाई देखो यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसके बीच का ये डिफ्लेक्शन का, चलो तो अब यहां पे ए क्या है और बी क्या है ये बताओ मेरे को। ऐसे नहीं होता रे भाई, ए और बी को उल्टा कर दोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या है यहां पे? डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए, मेरे को वाई ए का डिफ्लेक्शन मिलेगा कब? जब ए क्या होगा और बी क्या होगा? ए वो पॉइंट है जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है, एंड बी इज फिक्स्ड एंड राइट, बी इज द फिक्स्ड एंड। चलो अभी निकाल के देख लेते हैं अपन। ये कैंटिलीवर है, यहां पे मैंने पॉइंट लोड लगाया, करेक्ट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? पॉइंट ए पे आएगा, तो मेरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट वाई ए। फॉर्मूला बोलो वाई ए का, डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए, करेक्ट है। मूवमेंट मेरे को ए के अबाउट लेना है, राइट। अब डेल्टा ए बी की वैल्यू क्या आई? दिस इज पी एल, डेल्टा ए बी आया पी एल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। व्हाट इज एक्स ए? टू बाई ए से
ये डायग्राम के सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा? 2/3L, 2/3L, राइट। तो ये मेरे को क्या मिल गया? एक्स ए इक्वल्स टू 2/3L। तो वाई मैक्सिमम क्या मिल गया मेरे को? PL³ अपॉन 3EI। निकल गया। कितना सेकंड लगा? हाँ, तो समझने में तो भाई, रेसिपी बनाने में टाइम लगता है, खाने में थोड़ी लगता है, राइट। तो समझने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, सॉल्व करने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। एक बार समझ में आ गया तभी तो सॉल्व होगा आराम से, राइट। चलो, बताओ इसका डिफ्लेक्शन बताओ मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या है? वाई ए इक्वल्स टू डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए, राइट। यहां पे क्या आएगा? डेल्टा ए बी। ये आया WL² बाई 2। तो क्या होगा? 1/3L इंटू WL² बाई 2। तो डेल्टा ए बी मेरे को मिल गया WL³ बाई 6। एंड व्हाट इज एक्स ए? 3L/4। तो वाई मैक्सिमम कितना आ गया? 3/4, तो ये कट गया, हो गया 2। WL⁴ अपॉन 8, यही आया था, निकल गया ये। चलिए, बीम का लेंथ हर जगह L ले लेना ना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। फटाफट सॉल्व करो।
डेल्टा ए बी और ये उससे क्या मिल गया इंटू एक्स ए बी कर दिया, तो उससे क्या मिला रिफ्लेक्शन मिल गया। तो देखो क्या मिला तुमको, तुम क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोगों ने बोल रहा है, तुमने निकाला है डेल्टा ए बी अपॉन ई आई इंटू क्या किया एक्स ए किया। ठीक है, इधर देखो जरा, ये बीम इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगी, राइट। आपने लिया ए और बी, किसके अबाउट मूवमेंट लिया, तो टेंजेंट कहां ड्रॉ करोगे, ए टेंजेंट बी पे ड्रॉ होगा, ये आपका गया टेंजेंट बी पे। ठीक है, बी पे टेंजेंट और ए के डिफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस मिला है आपको, ये जो आपने निकाला है। तो ये किस पॉइंट का डिफ्लेक्शन है भाई मेरे, आपने ये जो ये ए का डिफ्लेक्शन है, प्रभु ए का डिफ्लेक्शन 0 है। तुमको तुमको जो वैल्यू मिली है वो किसी का डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही है, तुमको ये वैल्यू मिली है, ये दिस इज जेड, दिस इज नाइदर द डिफ्लेक्शन ऑफ ए नाइदर द डिफ्लेक्शन ऑफ बी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी नहीं है ये। तो फॉर्मूला नहीं है रे बाबा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो जो फॉर्मूले से बनाना था तो वो तुम लोग बनाए नहीं। इसमें फर्स्ट सेकंड तो वो बनाई कि क्या, फर्स्ट का क्या आंसर आया, हाँ पहला ये अपना मूवमेंट लगा हुआ था, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, डब्बा, राइट, दिस इज एल। तो थीटा ए, थीटा मैक्सिमम कितना होगा, डेल्टा ए बी अपॉन ई आई, यानी कि क्या हो गया एम एल अपॉन ई आई, और वाई ए क्या हो जाएगा एम एल अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू, बन गया। ये वाला क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर ही चुके थे, तो किए क्या तुम लोग फिर भाई, इधर देखो चलो, ये क्यों नहीं बना, थर्ड वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना, इसमें क्या समस्या आ रही थी मेरे भाई, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, लग क्यों रहा है यार, कैसे डिफ्लेक्ट होगा बीम, ऐसे तो डिफ्लेक्ट होगा ना। चलो इधर देखो, बी ए करेक्ट है, मैक्सिमम स्लोप कहां पे आएगा, देखो व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट ए, दैट इज डेल्टा ए बी अपॉन ई आई, करेक्ट। व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट सी, डेल्टा डेल्टा सी बी अपॉन ई आई, करेक्ट है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये आपका डिस्टेंस हो गया एल बाई टू, करेक्ट। ये क्या वैल्यू आएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4, नहीं 4 होगा कि क्या, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, एक मिनट, कैल लोड कितना हो रहा है तुम्हारा, डब्ल्यू एल लोड आया डब्ल्यू एल बाई 2 है ना, और ये डिस्टेंस यहां से होगा इंटू एल बाई, ठीक है, एल बाई 4, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, करेक्ट। ठीक है बेटा, अब मेरे को ये बताओ कि थीटा सी बी कितना होगा, सॉरी डेल्टा सी बी कितना होगा, डेल्टा सी बी और डेल्टा ए बी बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ए से लेके सी तक तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा सी बी और डेल्टा ए बी दोनों इक्वल आएगा, इसका मतलब थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी होगा, करेक्ट है। क्या वैल्यू आएगी आप निकाल सकते हो, डेल्टा डेल्टा ए बी कितना आ रहा है
1/3 इंटू WL² बाई 8 इंटू L/2 EI, तो कितना हो गया? WL³ अपॉन 48 EI, दैट इज द स्लोप बोथ एट A एंड C। करेक्ट है? क्या डिफ्लेक्शन A और C पे सेम होगा? देखो A पे डिफ्लेक्शन कितना होगा? YA इज इक्वल्स टू डेल्टा AB अपॉन EI इंटू XA हो जाएगा। करेक्ट है? और YC क्या होगा? डेल्टा AB, सॉरी एक ही बात है, AB और CB की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, तो CB लिख लो, AB लिख लो, बात एक ही है, अपॉन, क्योंकि सेम वैल्यू आएगी ना, इंटू XC, C पे निकालना है तो। करेक्ट है? तो डेल्टा AB अपॉन EI तो कॉमन है, लेकिन XA और XC जो है वो अलग अलग आएगा। एम आई क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XA? XA हो गया आपका L/2 प्लस 3/4 ऑफ L/2, राइट? कितना है? L/2 प्लस 3/4 ऑफ, तो क्या हो गया? L/2 प्लस 3L/8, तो 3L/8, तो इसको अपन 7L/8 आ जाएगा। XA हो गया, XA इक्वल टू हो गया 7L/8, तो डिफ्लेक्शन एट A कितना आया? डेल्टा AB अपॉन EI अपन निकाले थे, कितना आया था? WL² अपॉन WL³ नहीं, क्या था? L³ अपॉन 48 EI इंटू 7L/8। इज इट क्लियर? तो ये मेरा डिफ्लेक्शन आया Y पे, मेरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना था, तो डिफ्लेक्शन A पे ही मैक्सिमम आएगा। C पे डिफ्लेक्शन A की तुलना में, C पे डिफ्लेक्शन कम आएगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन A पे ही आएगा। C और A पे अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा, ये बात समझ में आ गई? C और A पे स्लोप सेम होगा, ये बात समझ में आ गई। इज दैट क्लियर? चलो, अब थर्ड क्वेश्चन जो था, वो ऐसा था, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? पैराबोलिक, देन नो लोड है तो लीनियर हो जाएगा। करेक्ट है? अब बेटा देखो, इसको अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं तो मेरे को यहां पे 3 एरिया मिल रहा है, A1, ये A2 और A3। अब ये तीनों एरिया को मिला के मेरे को सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब फिर ये AB का सेंट्रॉइड मेरे को मिलेगा। करेक्ट है? दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्या कर सकते हैं अपन? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया, दोनों को माइनस कर दोगे तो चौथा सॉल्व हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो या तो आप पूरा तीनों एरिया को कंसीडर करके सॉल्व करो, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे को अपना टाइम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफ्लेक्शन मेरे को मालूम है और इसका डिफ्लेक्शन मेरे को मालूम है, तो दोनों को माइनस कर दूंगा तो इसका डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम ट्राई करेंगे घर जाके ना। कहाँ गया? ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करोगे, 2 थ्योरम जो है उसको समझो जाके फिर से, और फिर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो मैंने क्या बोला कि मोमेंट एरिया मेथड इजी है कैंटिलीवर के लिए और सिमेट्रिकली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। कैंटिलीवर के लिए और सिमेट्रिकली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या कॉमन है? ना, दोनों जगह मेरे को मालूम है कि स्लोप कहां पे 0 होगा।
कैंटिलीवर है तो मेरे को पता है कि फिक्स्ड एंड पे स्लोप 0 होगा. इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर ये सिमेट्रिकली लोडेड है तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी? इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगी. तो स्लोप जो है वो सेंटर पे 0 होगा. एम आई क्लियर? तो दोनों जगह पे मेरे को पता है कि स्लोप कहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो मोमेंट एरिया मेथड का. एम आई क्लियर? कैंटिलीवर समझ में आया? कैंटिलीवर कैसे निकालना है क्लियर हुआ? इसको ट्राई करेंगे घर में, है ना. चलिए, कल क्लास नहीं है, संडे को क्लास रहेगी आपकी, है ना.